हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में। आज हम बात करेंगे सोवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशली ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्सेस इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में, हुई चीज़ें सोवरेन बॉडी। और इसका पहला पॉइंट है नो लीगल रेस्ट्रिक्शंस ऑन ऑथोरिटी एंड जुरिस्डिक्शन। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक सोवरेन बॉडी माना जाता है। सोवरेन का मतलब होता है उसके ऊपर कोई हायर ऑथोरिटी नहीं है, वो जो भी लॉ बना दे वो फाइनल होता है और उसके डिसीजन को लीगली चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना कोर्ट में ना किसी और इंस्टीट्यूशन के पास। इसका मतलब है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास फुल एंड फाइनल ऑथोरिटी है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है जैसे इंडिया में होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है एबी डाइसीज इम्प्लीकेशंस। तो डाइसी एक मशहूर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरिस्ट थे। उन्होंने पार्लियामेंट की सोवरेंटी को डिफाइन करते हुए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिए थे जिनके थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हर एक पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट है पार्लियामेंट कैन मेक अमेंड सब्स्टिट्यूट और रिपील एनी लॉ। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी भी टॉपिक पर कानून बना सकता है, चाहे डोमेस्टिक इशू हो या फॉरेन अफेयर्स। अगर पार्लियामेंट डिसाइड करे कि कुछ लीगल होना चाहिए तो बस वो कानून बन जाता है। कोई ऐसा कोर्ट नहीं है जो उस कानून को रोक सके, यानी कि ब्रिटेन हैज़ फुल पावर टू लेजिस्लेट। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑर्डिनरी लॉज मेड द सेम वे, यानी कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑर्डिनरी लॉज। तो देखिए, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक अलग और स्पेशल प्रोसेस होती है, 2/3 मेजोरिटी या फिर रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। लेकिन यूके में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है और पार्लियामेंट किसी भी कानून को अमेंड या पास कर सकता है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो या ऑर्डिनरी। वहाँ पे दोनों टाइप्स ऑफ लॉज के लिए सेम प्रोसीज्यूर फॉलो होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट्री लॉज कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो देखिए, इंडिया में अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाए जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन यूके में कोर्ट्स के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। वहाँ जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है। कोर्ट्स को पार्लियामेंट के लॉज को एक्सेप्ट करना होता है, चाहे उनका कंटेंट कुछ भी हो। अब यहाँ पे बात करते हैं एक फेमस कोर्ट के बारे में, और वो कोर्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट मेक ए वोमेन ए मैन एंड ए मैन ए वोमेन। तो ये थोड़ा एक्सजरेशन लगता है, लेकिन इससे ये समझ आता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की पावर्स कितनी एक्सटेंसिव है। मतलब पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, बस नेचर के लॉज के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ये कोर्ट एक पावरफुल वे है सोवरेंटी को हाईलाइट करने के लिए। तो इस स्लाइड में हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट की, व्हिच इज नॉट सोवरेन। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मुकाबले में इंडियन पार्लियामेंट को फुल्ली सोवरेन नहीं माना जा सकता। ये इसलिए क्योंकि इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए, इंडिया का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही अल्टीमेट ऑथोरिटी है। पार्लियामेंट उसके अंदर ही काम करता है, उसके बाहर नहीं। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट की पावर सुप्रीम नहीं बल्कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका पहला पॉइंट है आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस लिमिट्स ऑफ पार्लियामेंट। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो क्लियरली बताता है कि पार्लियामेंट किस किस सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है। ये पावर आर्टिकल 245 और शेड्यूल 7 के थ्रू डिफाइन होती है।
अगर पार्लियामेंट अपनी डिफाइंड बाउंड्रीज से बाहर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। यानी इंडियन पार्लियामेंट की पावर्स लिमिटेड एंड डिफाइंड है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह अनलिमिटेड नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। इसका मतलब है कि इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग लीगल डिफरेंस है नॉर्मल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बीच। नॉर्मल लॉ बनाने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना हो, जैसे फंडामेंटल राइट्स चेंज करना हो, तो आर्टिकल 368 के अंडर एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। ये सिस्टम पार्लियामेंट की पावर को रेगुलेट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वर्स रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स फॉर सर्टेन अमेंडमेंट्स। यानी कि अगर कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस अमेंड करने हो, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े क्लोजेस, तो सिर्फ पार्लियामेंट का पास करना काफ़ी नहीं होता, उसके बाद एटलीस्ट आधी स्टेट्स का अप्रूवल भी ज़रूरी होता है। ये एक फेडरल सेफगार्ड है जो इंश्योर करता है कि पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन में हर तरह का चेंज नहीं कर सकता। यानी यहाँ पार्लियामेंट की पावर सेंट्रलाइज्ड नहीं बल्कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मॉडल में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे हमने समझा इंडिया का सिस्टम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है जहाँ पार्लियामेंट पावरफुल है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज द फाइनल वर्ड। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। तो इट मीन्स पावर इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर का बंटवारा यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच। हमारे यहाँ दोनों के पास कुछ अलग अलग जिम्मेदारियाँ और अधिकार होते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइन करता है कि किस लेवल की गवर्नमेंट किस मुद्दे पर कानून बनाएगी। मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग अलग सब्जेक्ट्स एरियाज होते हैं। ये डिवीज़न 3 लिस्ट के थ्रू किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इससे ये इंश्योर होता है कि दोनों लेवल्स की गवर्नमेंट अपने अपने डोमेन में काम करे बिना एक दूसरे के काम में दखल दिए। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो पार्लियामेंट की जो मेन पावर है वो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट तक सीमित है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, ईटीसी। ये सब नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे होते हैं, इसलिए उन पे सिर्फ पार्लियामेंट का अधिकार होता है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों यानी कि यूनियन और स्टेट लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में क्लेश हो जाए तो यूनियन लॉ प्रिवेल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट्स कंट्रोल द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट इन स्पेशल केसेज। तो स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार है, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, ईटीसी। पार्लियामेंट इन पे नॉर्मली इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशंस में, जैसे इमरजेंसी के दौरान या अगर राज्यसभा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे तब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मैटर्स पर भी कानून बना सकता है। लेकिन ये एक्सेप्शंस है, रोज के रूटीन में पार्लियामेंट का इस पर कोई अधिकार नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो ये एक ऐसा मेकनिज़म है जो इंडियन पार्लियामेंट की पावर्स को लिमिट करता है। यानी पार्लियामेंट सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकता, उसके डिसीजंस को कोर्ट्स भी चैलेंज कर सकती है। इसका पहला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास एक बहुत पावरफुल टूल है जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इसका मतलब है अगर पार्लियामेंट या कोई स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो, जैसे फंडामेंटल राइट्स वायलेट करे या फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ दे, तो कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके कैंसिल कर सकती है। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, पार्लियामेंट भी उससे ऊपर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज नो सच पावर इन ब्रिटेन। यानी कि अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ सिस्टम बिल्कुल अलग है।
वहाँ की पार्लियामेंट को सुप्रीम माना जाता है। इसका मतलब है जो भी लॉ ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाता है वो फाइनल होता है। कोर्ट के पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि वो कह सके कि ये लॉ गलत है या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इसलिए क्योंकि वहाँ लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है और पार्लियामेंट ही सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है। इसलिए ब्रिटेन में कोर्ट्स लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर हटा नहीं सकते क्योंकि पार्लियामेंट की पावर वहाँ पे एब्सोल्यूट होती है। तो दोस्तों ये डिफरेंस भी हमें बताता है कि इंडिया में पार्लियामेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियरी दोनों से बाउंड होती है, जबकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट ही सब कुछ है। यही एक मेजर फीचर है जो इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बनाता है। तो अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक कोर फीचर है। ये राइट्स पार्लियामेंट की पावर को डायरेक्टली रेस्ट्रिक्ट करती है। इसका पहला पॉइंट है, इट इज जस्टिसिएबल अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स क्लियरली मेंशन किए गए हैं। ये राइट्स जस्टिसिएबल होते हैं, मतलब अगर इनका वायलेशन होता है तो सिटीजन कोर्ट जा सकता है अपने राइट्स प्रोटेक्ट करवाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्टिकल 13 प्रोहिबिट्स लॉज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है वो लॉ नल एंड वॉइड होगा। तो पार्लियामेंट ऐसे कोई लॉ पास नहीं कर सकता जो सिटीजन्स के राइट के खिलाफ हो। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो सच कोडिफिकेशन। यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई कोडिफाइड फंडामेंटल राइट्स का सिस्टम नहीं है। वहाँ राइट्स मेनली कन्वेंशंस, जुडिशियल डिसीजंस और पार्लियामेंट्री लॉज पर बेस्ड होते हैं, लेकिन उनको कोर्ट में एनफोर्सिएबल वे में क्लेम नहीं किया जा सकता जैसे इंडिया में होता है। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फाइनली पार्लियामेंट वाला चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।